बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक। जनाब लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आपको भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। सेहत की बात करते हैं, बीमारियों से बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस हेल्थ एजुकेशन की बात की जाती है हमारे प्रोग्राम में। कोशिश हम लोग करते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जो पाकिस्तान में कॉमन हैं, ज़्यादा हैं, उनके बारे में जितनी ज़्यादा आगाही लोगों तक पहुँचाया जा सके ताकि हम सब जो है इन मुख्तलिफ बीमारियों से जो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैली हुई हैं, कॉमन हैं, जिसकी वजह से बहुत सफरिंग होती है, लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, ख़र्चा होता है, इन तमाम चीज़ों को रोका जा सके, एक हेल्दी पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके। इसलिए मंगल से जुमेरात 3 दिन हर हफ्ते आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं सच न्यूज़ पे 4 बजे और मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं और बात की जाती है बीमारियों के सिलसिले में, हेल्थ कंडीशंस के सिलसिले में। आज भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे जनाब, बात करेंगे हड्डियों जोड़ों के मसाइल के सिलसिले में, ख़ास करके हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या है, क्यों होती है, और मुख्तलिफ जोड़ों के पट्ठों के मसाइल जो हैं इन पे भी हमारी बात होगी। डॉक्टर सद्दाम हुसैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि डॉक्टर साहब इस मौजू पर आके बात करें और हमारी आवाम में इस मौजू से मुतल्लिक हड्डियों जोड़ों के मसाइल और उनकी बीमारियों से मुतल्लिक जानकारी, आगाही जो है उसको बढ़ाएं। चलेंगे हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ। आपका कोई भी सवाल है कॉल करें 0512321200, 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफ़ रूटीन से हमारे प्रोग्राम के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ लोगों के लिए आप लोग टाइम निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लेके आए हैं, हड्डियों जोड़ों के मसाइल जो हैं, वैसे भी जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है लोगों में ज़्यादा दिखने को मिलते हैं और छोटी सी कोई काम किया तो दर्द शुरू हो गया, पट्टा कहते हैं खिंच गया या पेन शुरू हो गया, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल देखने में मिल रही है। आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस की हम लोग बात करेंगे, तो डॉक्टर साहब क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना है। अच्छा। इसमें होता यह है कि जो जो उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियाँ बूढ़ी होती हैं, उनके अंदर जो कैल्शियम स्टोर होता है वो आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, खुद ब खुद जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। सही है। तहकीक के मुताबिक हर 3 में से 1 औरत और हर 5 मर्दों में से 1 मर्द के साथ ये ऑस्टियोपोरोसिस का इशू आता है। अच्छा, औरतों में ज़्यादा रेशियो है? जी, औरतों में ज़्यादा रेशियो। ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमारे घर में कोई कुर्सी पड़ी हो, ठीक है, और लकड़ी की कुर्सी, और उसके साथ उसकी एक टांग पे दीमक लग जाए। अच्छा। और वक्त के साथ साथ वो दीमक उसको आस्ता 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 जैसे खुरदुरा कर देती है, अंदर से खाती, अचानक से कोई बंदा उसके बैठता है तो वो टूट जाती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारी हड्डियों के साथ होता है। अच्छा। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम जो मेन सोर्स है बोन्स में, तो वो आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इस तरह से हड्डी हमारी खुरदरी हो जाती है और अचानक अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर हो जाता है। और विदाउट एनी रीज़न ज़रा सा इंसान कुर्सी से बैठता है या ज़रा सा कहीं जंप करता है तो वो हड्डी फ्रैक्चर के साथ हमारे साथ क्लिनिक पे आता है। सही। और इवन के इस ऑस्टियोपोरोसिस को जैसे जैसे एज का, क्योंकि 30 ईयर तक तो इसके इतने केस नहीं आते, ठीक है, लेकिन आफ्टर 30 स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन हो जाता है। अच्छा जी। कैल्शियम की इंतहा दर्जे तक उनके अंदर कमी वाज़ेह होती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डी बिल्कुल स्पॉन्जी जैसे फॉर्म स्पॉन्ज होता है, इस तरह से वो हड्डी खुरदरी हो जाती है और हड्डी फ्रैक्चर का बायस बनती है। सही। तो डॉक्टर साहब क्या वजूहात क्या बनती हैं इस बीमारी की? बेसिकली तो इसकी कोई स्पेसिफिक कोई वजूहात नहीं है। अच्छा। इनहेरिटेड है। अच्छा, ठीक। और लेकिन डाइट के साथ जी फैमिलीज में भी होती है, और डाइट के साथ साथ इसका बड़ा असरअंदाज होता है। अच्छा। कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। सही है। इसका मतलब ये जो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं डॉक्टर्स के जी कैल्शियम इस्तेमाल करें या कैल्शियम सप्लीमेंट लें, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। एग्जैक्टली। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है। हड्डी इवन के कैल्शियम को स्टोर रखती है। ठीक है। कहीं ना कहीं जब बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो हड्डी से निकलता है। बेसिकली हड्डी एक स्टोरेज फॉर्म है कैल्शियम का। जी, यूज़ भी हम कर सकते हैं उसको। तो हड्डी का जो मैट्रिक्स होता है, जो बाहर वाली लेयर होती है वो तो स्ट्रेट होती है, लेकिन अंदर वो लाइक स्टोर जैसे रूम होता है, इस तरह से वो कैल्शियम का स्टोरेज रूम होता है। इंटरेस्टिंग। तो वो जो है वो कैल्शियम फिर वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो हमारी हड्डी उसको आस्ता आस्ता प्रोवाइड करती रहती है। सही। तो इसका मतलब यानी कोई ख़ास रीज़न नहीं, किसी को भी हो सकता है? जी एग्जैक्टली। अच्छा। लेकिन इसमें मोस्ट प्रोन जो हैं वो फीमेल्स हैं। और अच्छा। जो अबव 30-40 ईयर्स हैं वो कॉमनली फ्रैक्चर के साथ आती हैं। इवन कि यहाँ तक भी देखने को फ्रैक्चर्स मिले हैं कि किसी इंसान ने अचानक से ज़ोर से छींक ली तो उसकी पसली टूट जाती है। अच्छा जी, इस लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं। जाती हैं। तो
इसको प्रिवेंट जो है वो हम डाइट के साथ, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, इन चीज़ों के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं। सही है। और इसको जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि धूप का बड़ा अच्छा सोर्स है, स्पेशली आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए भी हमें सर्दियों में जैसे हम धूप में बैठते हैं तो वो एक रिच सोर्स है कि हम हड्डियों को मजबूत बनाएं, अपने विटामिन डी को, अपने कैल्शियम को स्टोरेज करें हड्डियों के अंदर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर बात होती है विटामिन डी की और कैल्शियम की, तो क्या दोनों होते हैं हड्डियों के अंदर या कैल्शियम मेनली होता है, विटामिन डी का कोई और रोल है? अक्सर ये दोनों चीज़ों के नाम इकट्ठे लिए जाते हैं। कंट्रोवर्शियल होती हैं। एग्जैक्टली। होता ये है कि जो विटामिन डी है वो हमारी आंत से कैल्शियम को लेता है और हड्डियों के अंदर स्टोरेज करने में मदद देता है। अच्छा अच्छा। दैट्स वाई हम लोग जब किसी को कैल्शियम देते हैं तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी मोस्टली देते हैं। ठीक, कैरियर है किस्म जी, का, कैरियर समझ लें जी। एग्जैक्टली। तो विटामिन डी नहीं होगा तो आप बेशक जितना भी कैल्शियम लेते रहे वो शायद हड्डियों में इतना अच्छा स्टोर नहीं होता। अच्छा ठीक है। विटामिन डी जो मेन रोल प्ले करता है कैल्शियम को स्टोर करने में हड्डियों के अंदर। सही। ये जो डॉक्टर साहब हम कहते हैं सूरज से विटामिन डी हमें मिलता है, तो कैल्शियम भी क्या हमें सूरज से मिलता है या नहीं, सिर्फ विटामिन डी की सोर्स है? नहीं, विटामिन डी की ही सोर्स है। कैल्शियम हमें मिलता है डाइट से। अच्छा। जैसे कि दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, उसके साथ वेजिटेबल्स हो गई, दालों बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अच्छा। तो विटामिन डी जब होगा तो कैल्शियम को स्टोर ज़्यादा करवाएगा। ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि पेशेंट कहते हैं कि हम डायरेक्ट टैबलेट ले लें, कभी भी आपने डायरेक्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर गोली नहीं लेनी। अच्छा। बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो वो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जिस्म के अंदर वो अच्छी नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। सही। अगर ज़रूरत भी है ये नहीं है, क्योंकि लेवल्स करवाने चाहिए आपको, कैल्शियम का, विटामिन डी का लेवल करवाना चाहिए। मोस्टली हमारे यहाँ इशू यही आता है कि लोग एक दूसरे से कहीं सुनी बातों पे शुरू कर देते हैं दवाएं, और बाद में फिर होता यह है कि वो किसी और इशू के साथ हमारे पास फिर आ रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़हीम बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस को हम किस तरह इसको एसेस कर सकते हैं जी। कि आमतौर पे आजकल है विटामिन डी का टेस्ट हो रहा है और एक कैल्शियम का। ठीक तो है। उसमें एक तो आइडियल रेंज बता दें, और दूसरा ये है कि मेरी उम्र है तकरीबन 59 ईयर। ठीक है। तो मुझे ये जो अभी हड्डियों में ये है कि मुझे अपनी हड्डियों में आवाज़ें बहुत महसूस होती हैं ना। अच्छा, जोड़ों में से आवाज़ आती है जी। ठीक है। हर जॉइंट से आवाज़ आती है। अजब। ठीक है। तो मैंने अभी अपना विटामिन डी का करवाया था टेस्ट, तकरीबन 63 आया था। ठीक है। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, रेंज भी बताएंगे। आपको कोई खुदा न खासा और कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और तो कोई नहीं, और कोई इशू नहीं है, बस यही आपको जोड़ों में से जो है वो आवाज़ आती है, और आपने रेंज के बारे में पूछा है। बहुत शुक्रिया। जॉइंट से बहुत आवाज़ आती है। सही, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर इस पर कमेंट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब को कमेंट करना चाहेंगे इस पर? इनके जॉइंट्स के अंदर जो आवाज़ें आती हैं इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ठीक है। प्रोबेबली कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। उसके अलावा इनकी मस्कुलर स्टिफनेस भी हो सकती है। माइट भी जॉइंट्स के अंदर जो हमारा डिफरेंस होता है, जो माइट भी कि जॉइंट्स उनकी फ्रिक्शन हो रही है उनके बीच में, रगड़ रहे हों। ठीक है। तो वो भी एक वजह होती है उसकी आवाज़ जी आना। ठीक है। तो इसके लिए इनको मैं ये रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले तो अपना ये लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करें। अपनी डेली एक्टिविटी को चेंज करें। ठीक है। अपनी डाइट के अंदर उसको दूध को ऐड करें, फ्रूट्स को ऐड करें, ऑयली चीज़ें, अगर ये स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को क्विट करें। अच्छा। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस ऑस्टियोपोरोसिस को करवाने के लिए। ठीक है। और जैसे इनकी एज गालिबन 59 जी बताई, तो इसमें एज फैक्टर तो है डेफिनेटली इनके अंदर कमी वाज़ेह हो सकती है कैल्शियम की और विटामिन डी की। सही है। लेकिन इनको अगर सप्लीमेंट्स वगैरह दें, आप अगर दवाइयाँ दें तो चीज़ों को बेहतर किया जा बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब रेंज के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए, फिर हम रेंज वेरी करती है लैब टू लैब, लेकिन इसमें हम 3.5 to 7 कैल्शियम के लिए करते हैं, और जो डिज़ायरेबल वैल्यू होती है हमारे विटामिन डी के लिए, वो अगर लेस दैन 20 आ रही है तो वो हम समझते हैं कि इसके अंदर कमी है विटामिन डी की। फिर उसमें हम ये करते हैं कि डिज़ायरेबल वैल्यू क्या है, अनडिज़ायरेबल इवन के समटाइम्स स्वेयर कैटेगराइज कर दिया। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे आपके साथ, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर सद्दाम हुसैन की। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है हड्डियों जोड़ों के मसाइल के सिलसिले में, बीमारियों के सिलसिले में, और उसमें खास तौर पर डॉक्टर साहब बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, और जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि हड्डियों को भुरभुरापन। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आगे गुफ्तगू को बढ़ाएंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सद्दाम हुसैन हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी ऑस्टियोपोरोसिस के सिलसिले में, जोड़ों के, हड्डियों के, पट्ठों के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बात की। उसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई सवाल होता है ज़रूर कॉल करें 0512321200 और 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं। कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बता दिया तफसीली तौर पर कि क्या होता है और क्या इसकी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर साहब एक और प्रॉब्लम जो हड्डियों का हम अक्सर सुनते हैं, गाउट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो गाउट क्या ऑस्टियोपोरोसिस से फ़र्क करता है, कोई और बीमारी है? जी, ऑस्टियोपोरोसिस और है, गाउट बिल्कुल एक अलग पिक्चर है। ठीक है। हम इनको मेन ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम के साथ रिलेट करती है। अच्छा। जबकि जो गाउट है वो हमारे यूरिक एसिड के साथ कोरिलेट करती है। ठीक है। गाउट बेसिकली एक्यूट फेज़ में मोस्टली होता ऐसे है, इसमें हम इजी नाज़रीन के लिए कि भाई जो यूरिक एसिड या तो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है या फिर वो बॉडी से निकल नहीं रहा होता। अच्छा जी, ये इसकी दो मेन वजूहत होती हैं। यानी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ये बीमारी हो रही है? ज़्यादती की वजह से। सही है। तो इसमें होता ऐसे है कि समटाइम लार्ज मील लेने से, हाई प्रोटीन्स वाली डाइट लेने से, जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और समटाइम कुछ लोगों के अंदर इडियोपैथिक अननोन रीज़न की वजह से यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता। ठीक है। समटाइम कुछ लोग जो गुर्दों की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के अंदर ऐसा देखने को आया है कि उनके अंदर से यूरिक एसिड ठीक से एक्सक्रीट नहीं होता। तो इसमें मोस्टली होता ये है कि हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जैसे हमारा टो हो गया, हमारी फिंगर्स होगी, इनके अंदर हमें पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करना शुरू करता है। ठीक है। शुरू में तो पेशेंट लाइट पेन के साथ तो उसको बॉदर नहीं करता। विद इन टाइम जैसे जैसे वो उसकी पेन बढ़ती जाती है, उसके अंदर इजाफा होता जाता है, तो फिर मरीज़ क्लिनिक में हमारे पास आता है कि भाई हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। सही है। फिर हम यूरिक एसिड लेवल्स जब करवाते हैं तो उसमें हमें एग्जैक्टली आइडिया होता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादती है यूरिक एसिड की। अच्छा, सही। तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होती है इसकी? इसमें एक्यूट फेजेस में तो मोस्टली हम NSAID जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो दे के हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। थोड़ा उसको अवॉइड करवाते हैं कि आपने ज़्यादा प्रोटीन्स डाइट नहीं लेनी है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं, उसको कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो उसको करनी होती हैं, तो उससे कदर यहाँ बेहतर हो जाता है। ठीक है, सही है। जब थोड़े से क्रोनिक फेजेस में होता रहता है पेशेंट, फिर उसको स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, एलोप्यूरिनॉल वगैरह, जो हम यूरिक एसिड को बॉडी से ख़त्म करने के लिए, निकालने के लिए या ज़्यादा ना बनने के लिए दी जाती हैं। तो फिर हम उसको वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो उसके लिए लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये अक्सर ये जो यूरिक एसिड का मसला है, बेचारे लोगों को बड़े लंबे लंबे अरसे तक रहता है। लोग कहते हैं दवाई हम खाते हैं तो ठीक हो जाता है, दवाई जैसी छोड़ते हैं फिर दोबारा शुरू हो जाता है, तो कोई इसका पक्का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? इसको हम काइंड ऑफ ख़त्म नहीं कर सकते, बॉडी से रोक सकते हैं। अच्छा। ये मोस्ट कॉमनली होता भी मेल्स के अंदर है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, मर्दों के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो उसकी वजूहत भी है कि मेल्स के अंदर प्रोटीन्स की ज़रा मिकदार भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से समटाइम डाइट्स वगैरह भी वो मेल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई प्रोटीन इंटेक। सही है। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ इसकी बड़ा फुकदान है कि लोग एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे, अपनी लाइफ को मॉडिफाइड नहीं कर रहे, क्योंकि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये आपको काफ़ी हद तक दवाइयों से रोक देता है। जी, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं समझता हूँ कि किसी भी बीमारी को रोकने के लिए 90% तक रोल अदा करती है। ठीक है। आप अपने डाइट को कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी डेली की रूटीन को, उसके अंदर एक्सरसाइज को ऐड करें, और जो आप खाते हैं उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी से खाएं, और आपने अपने फिजिशियन से अपने कंसल्ट करने के हमें क्या क्या चीज़ें मुझे यूरिक एसिड को रोकने के लिए करें। ठीक। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस का डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि वो ख़वातीन में ज़्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ख़वातीन में ज़्यादा होता है। उसकी क्या वजह है? ख़वातीन में क्यों हम ज़्यादा देख रहे हैं? ख़वातीन में जैसे मैंने अर्ज़ की कि जो अबव 30 अबव 40 एज में जाती हैं ख़वातीन, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। होता ये है कि औरतों के अंदर 40 ईयर्स के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का डिसबैलेंस होता है। ठीक है। जिसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम की मिकदार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा। ये एक मेन वजह जो ख़वातीन के अंदर बनती है वो ये है। सही है। डॉक्टर साहब, टाइप्स भी हैं और कोई हमारे पास इस या मुख्तलिफ जो पट्ठों जोड़ों की बीमारियाँ हैं उस सिलसिले में? जी, हमारे पास काफ़ी पट्ठों जोड़ों की बीमारियाँ हैं। जो जोड़ों की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास दो आ जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक है रोमाटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा। जी, ये दो मेन बड़ी फिगर्स हैं जोड़ों की बीमारियों के लिए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी जोड़ों की है और रोमाटॉइड भी। और इसमें डिफरेंस ये है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है उसमें जब मरीज़ सुबह उठता है तो जोड़ उसके दर्द कर रहे होते हैं। अच्छा।
جب وہ تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو درد اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریسٹ کرنے سے اس کا درد کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ایز کمپیئر ٹو روماٹوائڈ آرتھرائٹس اس میں ہوتا یہ ہے صبح اٹھتا ہے جوائنٹ اس کے کافی حد تک اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایون کہ مریض 30 منٹ 40 منٹ تک بیڈ پہ اس ڈر سے لیٹا رہتا ہے کہ میں نیچے پاؤں رکھوں گا تو مجھے درد ہوگا. پاؤں اس کے بھاری بھاری اس کو محسوس ہوتے ہیں. جب وہ تھوڑا سا چلتا ہے, تھوڑا سا واک کرتا ہے, رننگ کرتا ہے یا کوئی تھوڑی ایکسرسائز کرتا ہے, گھر کا کام کرتا ہے, تو اس کے ساتھ اس کی وہ بیماری اس کو سیٹل کرتی ہے. تو اوسٹیو آرتھرائٹس ریسٹ کرنے سے بہتر ہوتی ہے, روماٹوائڈ آرتھرائٹس کام کرنے سے بہتر ہوتی ہے. ہیں دونوں جوڑوں کی. تھوڑے سے جوڑوں میں ڈفرینس ہے. جو اوسٹیو آرتھرائٹس ہے وہ ہمارے گھٹنوں کے جوڑ ہو گئے, یہ کلائی کے ایلبو جوائنٹ ہو گئے, ان میں ہمارے کامن ہوتا ہے. جبکہ جو ہمارا روماٹوائڈ آرتھرائٹس ہے, ہپ جوائنٹ ہو گیا, ہمارے فٹ جو ڈسٹل جوائنٹس ہیں ان کے اندر زیادہ کامنلی پائی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اکثر ہم لوگ آج کل بیماریاں جو ہیں جوڑوں کی ہڈیوں کی زیادہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں, اس کی ایک وجہ اگر ہم اٹھانا چاہیں تو ڈائٹ ہوگی یا ایکسرسائز نہ کرنا ہوگی؟ ایک بڑی وجہ آپ کیا کہیں گے؟ دونوں ہی بڑی وجہ ہیں. جی دونوں ہی بڑی وجہ ہیں. لیکن میرے خیال سے, میرے مطابق یا میرے وہ ایکسرسائز نہ کرنا زیادہ ہے. وہ زیادہ تھوڑا سا بالکل. ڈائٹ تو کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوورٹی والے جو لوگ ہیں ان میں تو چلے ڈائٹ کا ایشوز ہے نارملی, لیکن یہ ہر قسم کے لوگوں میں بیماری نظر آتی ہے ہمیں. تو اس میں ایکسرسائز نہ کرنا زیادہ موسٹ کامن جو ہے وہ اس کا ایشو یہ مجھے میرے مطابق یہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایکسرسائز میں کیا آپ کہتے ہیں؟ جیسے ہم جو کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی آپ واک کر لیں آدھا گھنٹہ, برسک واک کر لیں تو وہ کافی ہے, یا نہیں آپ کہتے ہیں مثلا ایکسرسائز پراپر ایکسرسائز ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو کہ ہم نے بات کی اوسٹیوپروسس کی, اوسٹیوپروسس والے پیشنٹ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف واک ہی بیسٹ ایکسرسائز ہے. وہ کیونکہ اگر جمپ کرے گا, کوئی اس طرح کی ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرے گا تو اس کے وہ فریکچر کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کو ان ایکسرسائز سے روکنا ہے, وہ نہیں کرنا. اس کے لیے بیسٹ ایکسرسائز واک ہے. جبکہ باقی جو ہمارے پٹھوں کی ایکسرسائزز ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ روماٹوائڈ آرتھرائٹس ہے, اوسٹیو آرتھرائٹس ہے, اس میں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ایکسرسائز شروع کی جائے, تھوڑی بہت ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کی جائے, کیونکہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اوسٹیوپروسس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم بیڈ ریڈن ہم ہو جاتے ہیں کسی سرجری کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے. تو وہ ہماری ہڈی کی جب یوز نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے اندر کیلشیم کی ڈیپوزیشن ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ ود نو یوز وہ ایشوز بڑھتے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینا دوبارہ اپنے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنے ڈاکٹر صدام حسین کی. ڈاکٹر صاحب آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے مسائل, مختلف بیماریاں جو ہیں اس پہ ہم لوگ جنرلی بات کر رہے ہیں. گفتگو آگے بڑھے گی. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صدام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آرتھوپیڈک سرجن ہیں. بات ہماری چل رہی ہے ہڈیوں جوڑوں کے مختلف مسائل کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب نے اوسٹیوپوروسس کے بارے میں بھی بات کی, گاؤٹ کے سلسلے میں بھی بات کی, اور مختلف جو اور پرابلمس ہیں ہڈیوں جوڑوں کے مسائل ان پہ ہماری گفتگو رہی ہے. ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اسپورٹس انجریز کا بڑا آج کل ہم لوگ سنتے ہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں جی گیم کھیلتے ہوئے, پروفیشنل پلیئرز سے لے کر عام بچے جو جوان ہمارے کھیلتے ہیں, مختلف گیمز کھیلتے ہیں, کہتے ہیں کندھے میں کوئی پرابلم ہو گیا, کسی کے گھٹنے میں کوئی پرابلم ہو گیا, کلائی میں پرابلم ہو گیا, اور وہ پرابلم بڑے پرولونگ ہو جاتے ہیں. کیا تھوڑا سا تو پہلے بتائیے گا کہ کیا اسپورٹس انجریز کامن آپ ویسے اپنی پریکٹس پہ دیکھتے ہیں جو زیادہ تر لوگوں میں ہوتی ہیں؟ اسپورٹس انجریز بیسیکلی سب سے پہلے تو ینگ لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا, زیادہ تر. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کسی ایکسرسائز کو نہ جانتے ہوئے کرنا, سم ٹائم اوور یوز کر لینا, غلط طریقے سے کر لینا. جی, اور اس کی پراپر طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے اسپورٹس انجریز کا جو ہے وہ لوگوں کو کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں کافی حد تک. ٹھیک ہے. فردر مور یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی, اور وہ فار ایگزامپل جم میں چلے جاتے ہیں, مسل کرامپس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے رننگ کرنا شروع کر دی, اچانک سے انہوں نے جو ہے وہ جوش آ گیا, تو اس جوش کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں تھرل بٹ کل, تو وہ تھرل زیادہ ان کی انجریز کا بنتا ہے باعث. موسٹلی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں فٹ بالرز کے اندر
یا جو لوگ جمپنگس کی گیمز کرتے ہیں تو ان کے اندر ہمارا نی جوائنٹ کا ACL اینٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ یہ موسٹلی رپچر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو وایا آرتھوسکوپی ہم لوگ دیکھتے ہیں, دین اس کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے ہمارے یہاں, کیونکہ موسٹ کامنلی ہوتا ہی ہے کہ اچانک سے ان کو ایکسرسائز کی یاد آتی ہے. بالکل ایسے بیٹھے بیٹھے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دن 2 دن میں اچانک گیم شروع کر دیتے ہیں. ہاں, تو وہ پھر اچانک سے جو ایکسیس ہوتی ہے اس کی, کیونکہ مسل اس کے اکارڈنگلی یوز ٹو نہیں ہوا ہوتا, اس طرح سے اس کے اندر وہ جو اس کی ول پاور ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو جب ہم اس کو ایکسیس یوز کرتے ہیں تو وہ انجری کا باعث بنتا ہے. یا پھر وہ نہ ہو تو پھر جو لوگ اکثر آتے ہیں جی پٹھوں میں درد ہو رہا ہے, یا جو ہم بیک ایکس کے آج کل بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کیلشیم, کیونکہ مسل کی موومنٹ کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے. اچھا. ہاں, اور تو وہ جب بہت زیادہ ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی مسل کی ٹویچنگ اور ان چیزوں کی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہائپوکیلسیمک ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس. صحیح. ٹریٹمنٹس ان اسپورٹس انجریز کے موجود ہیں؟ بالکل ٹریٹمنٹ موجود ہیں. ٹریٹمنٹس ایک تو جو رسک فیکٹر بنا ہے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے. اچھا. دوسرا ہم پین کے لیے ان کو NSAIDs وغیرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فردر مور ان کو مسل ریلیکسنٹ میڈیکیشنس دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پراپر ریسٹ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ان کو پراپر ایک ایکسرسائز کا, کیونکہ بالکل ہم روکنے سے منع لوگوں کو کرتے ہیں, بالکل بند نہیں کرنی, تھوڑی تھوڑی سلو پوزیشن میں لائٹ ویٹ کے ساتھ آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے کافی بہتری دیکھی جا سکتی ہے. سرجریز وغیرہ بھی ہیں جو کی جا سکتی ہیں, جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی اچھا جی فلاں پلیئر جو ہے وہ اپنی نی کی سرجری کے لیے آسٹریلیا چلا گیا, جو کہ ویری فیمس ہے ان سرجریز کے لیے. تو یہ سرجریز ساری مختلف قسم کی کس چیز کی ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہیں؟ بالکل پاکستان میں ہماری بالکل ساری سرجریز آلموسٹ ہو رہی ہیں. اچھا. اور ہمارے بیسٹ آرتھوپیڈک سرجنس بھی موجود ہیں پاکستان میں. بالکل صحیح. موسٹلی پلیئرس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے ٹیئرس کے ساتھ, مسل ٹیئرس کے ساتھ آتے ہیں. اچھا. یا لیگامنٹس کی بریک ڈاؤنس کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے پھر پراپر جو اس کی اکارڈنگلی سرجری بن رہی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پرولونگ کیوں ہو جاتی ہیں یہ ایشوز؟ پرولونگ ہونے کی ایک تو ریسیزم ہے, جو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ہماری باڈی کے اندر ریکوری کیسی ہو رہی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے. پھر سم ٹائم ہمارے ہاں پیشنٹس پراپر فالو اپ نہیں کرتے, جو میں سمجھتا ہوں پرولونگ ہونے کی وجہ ہمارے ہاں بنتی ہے. کیونکہ پیشنٹ 2 دن دوائی لیتا ہے, آرام آتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, پھر دوبارہ گراؤنڈ میں پہنچ جائے گا. ایگزیکٹلی. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ 1-2 دن 3 دن دیکھے گا میں ٹھیک ہوں تو ایکسرسائز پراپر شروع کر دیتے. تو ہمارے ہاں یہ بڑی ایک متھ ڈیولپ ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو یوز نہیں ہو اس کو ایکسٹرا یوز کرو تو وہ جلدی بہتر ہوگی, جبکہ وہ ایکسٹرا یوز کرنے سے وہ مزید ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو وہ پھر سم ٹائم یہی چیزیں جب بار بار ایگریویٹ کرتی ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر مسل اپنی شیپ ہی چینج کر لیتا ہے. کائنڈ آف اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں وہ کینسرس سیل بھی بن سکتے ہیں. وہ ان کو اوور یوز ہونے کی وجہ سے یا ان کو پراپر ٹریٹمنٹ جب نہ ملے, رانگ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی ٹیکسچر چینج کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ باہر کے ملکوں میں اسپورٹس کی انجری کی جو ہے یہ علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو ہمارے ممالک ہاسپٹلس میں کیا اس کو علیحدہ ڈیل کیا جاتا ہے یا نہیں, ایک امبریلا کے انڈر آرتھوپیڈی کے انڈر ڈیل کیا جاتا ہے؟ موسٹ کامنلی ایک ہی امبریلا کے اندر ہوتا ہے, لیکن اب تھوڑا سا کیونکہ یہ ڈیزیزز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ بھی الگ سے ہمارے موسٹلی ہاسپٹلس میں اب کئی ہاسپٹلس میں ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. صحیح ہے. کیونکہ اسپورٹس کا رجحان جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بڑھ رہا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی لوگوں کی ٹریٹمنٹ, ان کے ہاسپٹلس ہیں, ان کے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ ہمارے اندر زیادہ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے گا. تھراپی اس کے لیے موسٹ اسپورٹس انجریز میں ہماری تھراپیز بڑی اچھی ہیں اس کے لیے. جی وہ بڑا اچھا رول پلے کرتی ہیں تھراپیز. جی یعنی بیسکلی جو فزیکل تھراپسٹ ہی ہوتے ہیں یہ کیا فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں؟ جی ویسے تو باڈی کے الگ الگ ہم جیسے ریسپیریٹری کے الگ سے تھراپسٹ ہوتے ہیں, نیورو کے الگ سے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی اسپورٹس انجریز کو ڈیل کرتے ہیں. زبردست. جی ٹھیک ہے. تو یعنی ان کا بھی رول آپ کہہ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ. ڈیفینیٹلی وہ 50% میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہر ایشو میں ایک چیز بار بار ریپیٹ کی, وہ یہ تھی کہ لائف سٹائل اور ہماری ڈائٹ اور نیوٹریشن کیا رول رکھتی ہے. اس پہ تھوڑا سا کھل کے بتائیے گا, ہمارے ناظرین کو تفصیل طور پہ بتائیے گا کہ کیا کریں لوگ, ابھی جو لوگ سن رہے ہیں اب آپ کی باتیں, کیا کریں جن کو پرابلم نہیں ہے بھی ہے وہ کیا کریں, اور جن کو پرابلم شروع ہو چکے ہیں وہ کیا کریں. جن لوگوں کو نہیں ہے ان کو پریونشن کے طور پہ ابھی سے ہی اپنی ڈائٹ کو پلان کرنا شروع کرنا چاہیے. ان کو ڈیلی اسیس کرنا چاہیے ہم اپنی کیلریز انٹیک کیا ہے ہماری, اس میں ڈائٹ میں ہماری پراپر
وائٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, باقی جو بھی ہماری منرلس ہیں وہ ڈائٹ میں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. موسٹلی ہمارے ہاں جیسے کہ لوگ ایک ہی چیز کے پیچھے اندھا دھن چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بات میں کہتا ہوں کہ وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن. لائف سٹائل بندے کے اپنے اختیار میں ہے. ہر بندہ لائف سٹائل کو اپنے اکارڈنگلی موڈیفائڈ کر سکتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ شام کو فری ہوں گے تو ایکسرسائز کریں گے, یا آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں, کسی طرح کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ, اکارڈنگ ٹو ٹائم آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ کے اپنے اختیار میں. صحیح ہے. تو یہ لازمی کرنا چاہیے ہر انسان کو, اپنے مطابق جو اس کی ریکوائرڈ ایکسرسائز وہ ضرور کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بالکل ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. بہت سے اور بھی سوالات تھے لیکن جو ہے ٹائم ختم ہو گیا. ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ کو زحمت دیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں. جی ناظرین, آپ لوگوں کو گفتگو سنی ڈاکٹر صدام حسین کی, شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب آرتھوپیڈک سرجن ہیں پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پر آسٹیوپروسس, گاؤٹ اور مختلف جو ہڈیوں جوڑوں کے پٹھوں کے مسائل میں بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر منگل کے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر صدام حسین کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.